सीन वहीं से शुरू होता है, धुआं छटता है और हम देखते हैं गेंचीज़ी को, जो कि बैटल जीत चुका है। साकुराई उसके सामने घुटनों पर बैठा है और उसकी स्किन फट चुकी है, जहाँ से ब्लड साफ साफ देखा जा सकता है। साकुराई अपने कांपते हुए हाथ को ऊपर उठाता है और उन्हें निहारने लगता है। चीज़ी अपने मन में सोचता है कि इस फॉर्मूले का साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साकुराई को, जिसकी आंखें काफ़ी ब्लैक हो चुकी हैं, चीज़ी सोचता है कहीं ये अंधा तो नहीं हो गया, और साकुराई यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है। पर डिसइंटीग्रेट होते होते वो कहता है, तुम्हारे जैसे लोग कभी समझ नहीं पाएंगे कि जब एक मौत आग से भिड़ता है तो वो दूसरों को जलाता है, खुद को जलाता है, पूरी दुनिया को जलाता है, वो भी सिर्फ पता है किसके लिए, अपने लाइट के लिए। पर चीज़ी ध्यान नहीं देता, वो मुड़ता है और दोबारा से उसी पहाड़ पर आ जाता है जहाँ सभी लोग दूर से ट्रेन को देख रहे थे। वो सब चीज़ी को वेलकम करते हैं, कहते हैं कि आपका स्वागत है चीफ। तभी यूबिको कहती है, क्या वो ख़त्म हो गया? तो रेड हेयर वाला बंदा कहता है, क्या तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? यूबिको चिन डाउन करती है और सोचती है असल में वो भी बहुत अकेला था, साकुराई के बारे में सोच रही है। यूबिको बताती है कि मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उसके कलाई के अंदर के हिस्से पर एक इंसेंस चैरियट का मार्क था, जो कि उसे माओ कीशुन ने दिया था। ये बहुत ही निराशाजनक है कि मैं उस फॉर्मूला यूज़ करने से रोक नहीं पाई, वरना हम उस फॉर्मूले को एनालाइज भी कर पाते। तभी इस इंटेंस सिचुएशन के बीच ये दोनों रेड हेयर और ब्लू हेयर वाले कहते हैं कि चीफ, हमें वैकेशन पे जाना है, हमें हॉट स्प्रिंग एंजॉय करना है। चीज़ी भी इन्हें सपोर्ट करता है और कहता है कि हाँ, वैकेशन की ज़रूरत तो मुझे भी है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। चीज़ी मैसेज देखते हुए कहता है, लगता नहीं है हम वैकेशन पर जा पाएंगे। इसी बात पर ये दोनों हंगामा करने लगते हैं, आखिर क्यों नहीं जा पाएंगे, क्यों नहीं जा पाएंगे। चीज़ी कोल्ड लुक देता है और वो कहता है कि हमें घर चलना होगा, क्योंकि हमें अपने यूएस के अलाज से भी मिलना है। और ये सब यहाँ से ऑरा फार्मिंग करते हुए निकल जाते हैं। मतलब पैनल देखो तुम, कितना गजब का पैनल है। अब हम एयरपोर्ट के रनवे का सीन देखते हैं, जहाँ एक गाड़ी के ऊपर 3 लोग दिखाई देते हैं। एक यंग लड़का जिसने इनफॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, थोड़ा मॉडर्निश था, हेडफोन लगाया हुआ था, और एक लड़का जो कॉलेज ड्रेस पहना हुआ था और उसने एक किताब पकड़ी हुई थी। और हम एक यंग लड़की को देखते हैं जिसने एक पर्पल रोब पहना हुआ था। लड़की को फ़ोन पर पता चलता है कि अकीरा मर चुका है। अकीरा कौन है? वही साकुराई। साकुराई का पूरा नाम था ना, साकुराई अकीरा। बुक वाला जो लड़का होता है वो कहता है कि जिनके ऊपर इंसेंस चैरियट का मार्क होता है उनकी डेस्टिनी में आखिरकार मौत ही होती है। तो यंग बॉय जो होता है वो कहता है, कोगुरु सामा, कोगुरे इनका नाम है लड़की का, वो कहता है, कोगुरे सामा दुखी मत हो, आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा, फिर आप कस्टमर्स को पिक कैसे करोगी। तो वो जो यंग लड़की होती है पर्पल रोब में, वो रोते हुए कहती है कि आखिर मैं रो क्यों रही हूँ। तो यंग लड़का जो होता है वो हेडफोन वाला, वो कहता है क्योंकि वो तुम्हारा भाई था। ये दोनों जो लड़के होते हैं ये पर्पल रोब वाली लड़की को चुप कराते हैं कि रो ना जी आप, हमारे कस्टमर बस आते ही होंगे, उन्हें हम स्माइल से पिकअप करेंगे। मतलब स्माइल से पिकअप करना पड़ेगा ना यार, कोई यार अब तुम रोते हुए पिकअप करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। प्लेन रनवे पर उतरता है और गेस करो पायलट प्लेन लैंड करते ही सबसे पहले क्या करता है? वो इन्हें मिडिल फिंगर दिखाता है, क्योंकि इन गधों ने अपनी गाड़ी बीच रनवे पर पार्क की थी। ये भी रिएक्शन के चक्कर में उसको मिडिल फिंगर दिखाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को मिडिल फिंगर ही दिखा रहे हैं। फिर ये दोनों थोड़ा शांत पत्ती करते हुए सोचते हैं कि सीज़र वगैरह जो है, उनके बारे में सोचते हैं कि वो सब एकदम गधों की तरह उल्टी पल्टी करते हुए थके हारे बाहर आएंगे। पर होता उसका उल्टा है। सीज़र वगैरह एकदम प्रॉपर जापानीज ड्रेस पहने हुए बाहर निकलते हैं, छाता लेके एकदम, और एज ऑलवेज सीज़र के बाल पूरा लहरा रहे होते हैं। इन्हें की फट जाती है देख के कि आखिर ये सब है कौन, क्या ये टूरिस्ट हैं? मिंगफे, सीज़र और जिहांग कंप्लेंट करते हुए कहते हैं कि कोई लग्जरी गाड़ी नहीं, लड़कियां नहीं, वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, क्या ही फुद्दू ब्रांच है। ये तीनों सीज़र वगैरह को ग्रेड करते हैं। लड़की बताती है कि उसका नाम साकुराई कोगुरे है, वो यहाँ जापानीज ब्रांच के बिहाफ पर इन्हें पिकअप करने के लिए आई हुई है। जापानीज ब्रांच का यंग बॉय जो होता है वो कहता है ये कितना एरोगेंट है, अपनी गोल्डन आइज को इतनी खुले में शो ऑफ कर रहा है। तभी मिंग फी पर्पल रोब वाली लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसे समझाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरे बड़े भाई हैं और इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट लेंस खो दिया है। वो क्या है, इनकी गोल्डन आइज कभी नॉर्मल नहीं होती ना। फिर वो चूज़ यहाँ की तरफ देखते हुए कहता है, भाई अपने कॉन्टैक्ट लेंस पहन ले यार, बड़ा भयानक लग रहा है, कभी ना बंद होने वाली गोल्डन आइज। ये सुनकर जापानीज ब्रांड वालों की फिर से फट जाती है। मतलब उन्होंने कभी सुना नहीं था कि ऐसा भी कोई बंदा है जिसकी गोल्डन आइज कभी बंद ही नहीं होती। तभी सीज़र उस लड़की का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि तुम्हारी ब्यूटी इतनी प्योर है जैसे आकाश में चांदनी, मैंने जिस पल तुम्हें देखा तुम में ही खो गया, यामातो नादेशिको। हाँ, बंदे ने लड़की का नाम सुना ही नहीं, और सुना भी तो ख्याल नहीं किया। लड़की हेल्पलेसली स्माइल करते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ही आदमी है यार, इसको लगता है जो बोलेगा वो सही हो जाएगा। ये लड़की कहती है, सीज़र गाटुसो, मेरा नाम साकुराई कोगुरे है,
ना कि यामातो नादेशिको। लड़की मन में सोचती है कि क्या ही मूर्खों की तिकड़ी है यार। बुक वाला जो बंदा होता है वो सीजर को अप्रोच करता है और कहता है तुम टीम लीडर लगते हो, यहाँ पे साइन कर दो। तो सीजर कहता है ठीक है ड्राइवर। ये बंदा मन में कहता है ड्राइवर किसको बोल रहा है तू। सीजर कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए कहता है कि क्या ये एक होटल बिल है। मिंगफे जरा इधर आओ, पढ़ के दिखाओ ये क्या लिखा है यहाँ पे। तो वो बंदा बताता है कि नहीं नहीं, ये होटल बिल नहीं है, ये बॉडी डिस्पोजल प्लान है। मतलब अगर तुम्हारी बॉडीज़ को कुछ हो जाता है तो हम उसे कहाँ पे ड्रॉप करेंगे। मतलब ये बंदा कहता है कि गार्बेज डिस्पोजल है। अपने मन में कहता है क्योंकि सीजर के सामने कहेगा तो सीजर गुस्सा हो जाएगा। अब इनकी यहाँ पर बातचीत होती है और ये कार में बैठ जाते हैं सीजर वगैरह। इसी बीच वो पर्पल रोग वाली जो लड़की होती है वो पीछे बैठी हुई होती है। तो सीजर और मिंगफे एकदम दबा के उससे फ्लर्ट कर रहे होते हैं, पर चूज यहाँ एकदम बंदा सिग्मा बॉय की तरह बैठा होता है, देख नहीं रहा है उसकी तरफ। तभी यहाँ कई सारी पुलिस की व्हीकल्स आ जाती हैं और इनकी कार पर एक रॉकेट लॉन्चर से अटैक होता है। मतलब रॉकेट लॉन्चर से सोचो, कार का बैलेंस एकदम बिगड़ जाता है। तभी ये लड़की मिंगफे की गोद में गिर जाती है और मिंगफे की नाक से तुरंत खून आ जाता है। दीदी कहीं तुमने कुछ गलत तो नहीं दबा दिया। सीजर और जियांग बाहर देखते हैं। सीजर कहता है कम से कम 8 गाड़ियाँ होंगी और उन सभी के ऊपर पुलिस लाइट है। जियांग कहता है पुलिस हमें क्यों चीज़ कर रही है। तो ये लड़की जो होती है पर्पल रोब वाली, ये बताती है कि असल में तुम लोगों को स्मगल किया गया है, तुम लोग यहाँ डायरेक्टली नहीं आए हो, क्योंकि तुम्हारा जो कॉलेज है वो चाहता है कि हम इस मिशन को सीक्रेट रखें। अब मिंगफे शॉक एकदम, मतलब एकदम बंदे की फट जाती है। वो कहता है कि जापान बहुत ऐसी जगह है कि जितनी स्ट्रिक्ट जगह है, यहाँ पे पकड़ लेंगे लोग, हमको बहुत मारेंगे। पर मिंगफे जब परेशान हो रहा होता है तो चूज यहाँ एक बहुत पते की बात करता है। वो कहता है अगर हम स्मगल भी हुए हैं तो इनको कैसे पता चला कि हम यहाँ पे। तो उसी बात पर लड़की बताती है कि असल में ये उन ओरोचीज का काम है। तो सीधर पूछता है ओरोचीज ये क्या होता है। तो लड़की बताती है कि हाँ, ये जो ओरोचीज जो है ये एक बड़ी फैमिली है और ये अंडरवर्ल्ड तक कंट्रोल है इनका, गवर्नमेंट पे भी इनका कंट्रोल है वगैरह वगैरह। मतलब तभी हम देखते हैं कि एक दूर से एक बंदा इनकी गाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर से एम करता है और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। हाँ, आगे का तुमको अगले दिन पता चलेगा। एंड कमेंट करना मत भूलो। देखो यार, मैं पूरी सीरीज़ को कंप्लीट तो करूँगा ही करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी बेहतर सीरीज़ है। मतलब अच्छा भी लगता है देखने में और एक्सप्लेन करने में मुझे बढ़िया लगता है। थोड़ा टाइम लगेगा बट एक्सप्लेन तो करूँगा ही।